ऑल वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोवर्ड। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाले हैं। करंट अफेयर्स पूरे महीने का अप्रैल महीने का पूरा मंथली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो पार्ट वन है उसमें जनरल जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो लिए हैं। जनरल मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन जनरल टॉपिक पे है। और पार्ट टू वैसे ही हमने कोरोना वायरस पे एक एक्सक्लूसिवली जो भी डेवलपमेंट हुई है अप्रैल महीने में उसका वीडियो बनाने वाले हैं। और थर्ड पार्ट रहेगा अपॉइंटमेंट्स के लिए, जो भी वर्तमान में अप्रैल महीने में जो भी कुछ नया नया मेन अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसका वो वीडियो पार्ट थ्री रहने वाला है। तो ये है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकिन जनरल टॉपिक पे है पार्ट वन। तो चलिए देखते हैं। When merger of 10 public sector banks into 4 came into effect, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बैंकों में विलय अमल में कब हो गया? तो हाल ही में अभी एक 10 सार्वजनिक बैंक का 4 बैंकों में विलय हो गया। तो उसका डेट कभी विथ इफेक्ट फ्रॉम क्या है? तो 1 अप्रैल 2020 है। तो सी करेक्ट आंसर है। 1 अप्रैल को ये 10 सार्वजनिक बैंकों का 4 बैंकों में विलय हो गया। अभी वो कौन सा बैंक और कौन से बैंक में विलय हो गया वो देखते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो मर्जर है वो पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में, और आंध्र बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये विलय हो गया है। अभी अभी विलय होने के बाद कितने बैंक रहेगी सार्वजनिक क्षेत्र की? तो 12 बैंक हो गए। तो 6 विलय किए गए बैंक और 6 स्वतंत्र बैंक, इंडिपेंडेंट बैंक से 6। तो विलय कौन किए गए कौन से है? तो एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है। ये जो 6 बैंक है ये विलय किए गए हैं, या फिर इसमें कुछ मतलब अलग अलग बैंक्स इसमें विलय हो गया है। और 6 स्वतंत्र बैंक है, इंडिपेंडेंट बैंक है, उनका अभी तक किसी के साथ विलय नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट है। वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको सब ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन, जिसको सनराइज बोलते हैं। सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन पर कौन सा संगठन काम कर रहा है? तो उस संगठन का नाम है नासा। डी करेक्ट आंसर है। तो नासा क्या है? तो नासा के यूएस का स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, जिसका प्रशासक है अभी जिम ब्रिडेनस्टाइन। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी नासा की। अभी इसके बारे में और देखते हैं। इसका अनुमानित निवेश है $62.6 मिलियन, और ये 2023 को लॉन्च करने का उनका प्लान है। सनराइज मिशन क्या करेगा? तो वैज्ञानिकों को सौर मंडल के काम को समझने में मदद करेगा। जो भी सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसको समझने में वैज्ञानिकों को ये हेल्प करेगा। और चंद्रमा या फिर मंगल पे जो भी वैज्ञानिक जा रहे हैं, जो भी अंतरिक्ष यात्री है, उनको सोलर स्टॉर्म से बचाने में मदद करेंगी ये इन्फॉर्मेशन जो सनराइज देने वाला है। नेक्स्ट है, बाय हाउ मच परसेंटेज आरबीआई इंक्रीज द वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA limit for the state government and United Territories considering the effect of coronavirus pandemic। आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने परसेंटेज वेज एंड मीन्स एडवांस को की सीमा बढ़ाई है? तो 30% अभी सीमा बढ़ाई है, 30% हो गया अभी WMA की सीमा। इसके बारे में और देखते हैं। WMA क्या है? योजना जो है 1997 में 1997 में पेश किया गया था। और WMA क्या है? तो क्या करता है WMA स्कीम? आरबीआई जो है केंद्र और राज्य सरकारों को अस्थायी ऋण से सुविधाएं देती है। जब भी सरकारों को कुछ ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की राशि की, तो ये अस्थायी टेम्पररी लोन देती है WMA के तहत आरबीआई। ये 30% WMA जो सीमा हो गई है अभी, वो 30 सितंबर 2020 तक ही रहने वाली है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप एरोबिसिस
innovations developed low cost ventilator. Where is the startup incubated? स्टार्टअप एरोबियोसिस इनोवेशन ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का विकास किया है। यह स्टार्टअप कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो ये इंक्यूबेट हुआ है आईआईटी हैदराबाद में। ये जो स्टार्टअप है आईआईटी हैदराबाद में इसका मतलब जन्म हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो वेंटिलेटर का नाम क्या इन्होंने जो बनाया, जीवन लाइट है। यह कम लागत वाला और पोर्टेबल है, आपातकालीन में उपयोग वाले लाने वाला वेंटिलेटर है, पोर्टेबल है तो कहीं पे भी लेके जा सकते उसको। तो आईआईटी हैदराबाद है, तो उसके निदेशक कौन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर बीएस मूर्ति है। नेक्स्ट, क्रिकेटर स्टीफन ओकीफ retired from first class cricket recently. He belongs to which country? क्रिकेटर स्टीफन ओकीफ हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट से सेवानिवृत्त हुए हैं। वह किस देश के हैं? तो वह है ऑस्ट्रेलिया के। बी करेक्ट आंसर है। तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्पिनर रह चुके हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो राजधानी है कैनबरा। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो राजधानी कैनबरा। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक है। विच ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वॉलेट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द सोल नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑनलाइन दस्तावेज वॉलेट एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो है डिजी लॉकर। बी करेक्ट आंसर है। डिजी लॉकर को अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने डेजिग्नेट किया है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वॉलेट के तौर पे, जो सोल नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी रहेगा। तो ये इसका उपयोग क्या कर सकते हैं? जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ये उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, या फिर जो भी अकादमिक पुरस्कार है या फिर सर्टिफिकेट्स है, वो इस डिजी लॉकर में सेव करेगी, जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विस है, और कभी भी उनको रिट्राइव करने को मिलेगा। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की बात आई तो उनके मिनिस्टर कौन है? तो श्री रमेश पोखरियाल है निशंक, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री कौन है? तो श्री संजय धोत्रे है। नेक्स्ट है, नासा हैज़ प्लान टू सेट अप द फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप इन साउथ पोल ऑफ मून। व्हाट इज इट्स नेम? नासा ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहला मानव आधार शिविर स्थापित करने की योजना बनाई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्टेमिस। सी करेक्ट आंसर है। तो ये इसका लक्ष्य एक्चुअली 2024 तक पहली महिला, मतलब फर्स्ट वुमन इन पूरे पृथ्वी की भेजी जाएगी। और अगले उनके साथ कुछ मेल भी रहेंगे, आदमी भी रहेंगे, उनको चांद पर उतारना है 2024 तक। और इस कार्यक्रम नासा अकेली नहीं कर रही है, नासा के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, कैनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी का ये मिलजुल कर ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर फुल फेस मास्क फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। किस संगठन ने हेल्थ केयर पेशेवरों के लिए पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर, जो कि फुल फेस मास्क है, विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। बी करेक्ट आंसर है। तो और इसके बारे में क्या है? डीआरडीओ की एक्चुअली एक प्रयोगशाला, एक लैब है, जो कि वीआरडीई है, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिशमेंट, जो अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में। इसने ये डिज़ाइन किया है और ये जैसे मैंने बताया डीआरडीओ की लेबोरेटरी है। यह एनक्लोजर एक बार में एक व्यक्ति का परिशोधन करता है। मतलब क्या है? दिस एनक्लोजर एनेबल्स डीकंटेमिनेटिंग वन पर्सन एट ए टाइम। एक साथ सबको नहीं करता है, एक साथ एक ही पर्सन को। तो अभी डीआरडीओ की बात आई तो उसके बारे में क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1958। अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है अभी करंट। और डिफेंस डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत है।
Which state has decided to provide financial assistance of rupees 2000 each to the state's residents who are stranded in other parts of the country due to lockdown? किस राज्य ने लॉकडाउन के कारण देश के अन्य हिस्सों में फंसे राज्य के निवासियों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो मणिपुर राज्य ने ये निर्णय लिया है। ए करेक्ट आंसर है। तो ये जो राशि है मुख्यमंत्री के कोविड-19 राहत कोष से दी जाएगी, जो कि फंसे हुए व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित की जाएगी डायरेक्टली। और अभी मणिपुर की बात आई तो राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री है श्री एन बीरेन सिंह। Which central government company has developed antibody rapid test kits called MakeSure? MakeSure नाम की एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट कौन से कंपनी ने बनाई है? केंद्र सरकार की कंपनी है जिसने MakeSure नामक एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट बनाई है। तो उसका नाम है कंपनी का HLL लाइफ केयर। डी करेक्ट आंसर है। तो तेजी से परीक्षण किट बनाने के लिए ICMR अनुमोदन प्राप्त करने वाली HLL लाइफ केयर जो है ये पहली PSU है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। किट की कीमत 400 रुपये से भी कम है, तो ये मतलब सस्ती है काफ़ी किट। और HLL लाइफ केयर लिमिटेड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये कंपनी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो और इसके बारे में क्या है देखते हैं। ऐसी ही किट राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है तिरुवनंतपुरम में, वो भी डेवलप कर रही है, लेकिन उनका अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो ये इंस्टीट्यूट भी उस पर काम कर रही है। रिफत चटर्जी डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। ही वॉज पॉपुलर पर्सन ऑफ विच फील्ड? रिफत चटर्जी की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई। वह किस क्षेत्र के लोकप्रिय व्यक्ति थे? तो वह थे आर्किटेक्ट। डी करेक्ट आंसर है, वास्तुकार थे। और उन्हें आधुनिक इराकी वास्तुकला के पिता के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि उनके इराक की लगभग 100 प्रसिद्ध संरचनाओं को डिज़ाइन करने का श्रेय उनको मिला है, जिसमें प्रतिष्ठित स्वतंत्रता स्मारक मतलब फ्रीडम मोन्यूमेंट ये भी शामिल है। तो उनका अभी 93 वर्ष की आयु में ब्रिटेन में निधन हुआ है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पे एक ना एक क्वेश्चन तो बन सकता है, हर एक इन्फॉर्मेशन पे भी। ठीक है। Which district administration has installed a helium balloon with 2 cameras for surveillance on lockdown violators? किस जिला प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं पर निगरानी के लिए हीलियम बैलून 2 कैमरों के साथ स्थापित किया है? तो वडोदरा आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। ये बलून जो है तंडेजा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी है, मतलब उनको कुछ बोलना है तो वो भी सिस्टम लगाई है। और प्रशासन ने शहर को 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया है, जैसे कि बहुत सारी जगह पर वही है। 4 जोन्स है, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। एज पर द एडवाइजरी ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज़ नॉट सेफ? केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐप सुरक्षित नहीं है? तो जूम ऐप सुरक्षित नहीं है, डी करेक्ट आंसर है। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भी ये क्वेश्चन किया था, आगाह किया था। उसके बाद ये यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी बताया। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से साइबर जोखिम हो सकता है, हैकिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। और सरकारी अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए केवल NIC प्लेटफॉर्म ही यूज़ करना ऐसा बताया गया है। और NIC प्लेटफॉर्म क्या है? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है। अंडर विच एक्ट स्पीटिंग इन पब्लिक नाउ एन ऑफेंस? किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक रूप से थूकना अब एक अपराध है? तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये तो अभी मना है, अपराध है। बी करेक्ट आंसर है, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत थूकना दंडनीय है।
Which app has become the world's fastest app to reach 5 करोड़ डाउनलोड्स इन जस्ट 13 डेज? आप इमेजिन कर सकते हैं 5 करोड़ डाउनलोड। कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? 5 करोड़ मतलब 50 मिलियन। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है, ये करेक्ट आंसर है। ये 13 दिन में ही 5 करोड़ डाउनलोड हो गए इसके। तो इसकी जानकारी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने दी है। केंद्र सरकार के मोबाइल ऐप है ये आरोग्य सेतु। कोरोना वायरस रोगियों पर निगरानी रखने के लिए ये विकसित किया गया है। और अभी दूसरे ऐप की बात की तो फेसबुक को 19 महीने लगे हैं 5 करोड़ डाउनलोड के लिए, और पोकेमैन गो को 19 दिन लगे हैं, जबकि आरोग्य सेतु को 13 दिन ही लगे हैं 5 करोड़ डाउनलोड होने के लिए। विच कंट्री इज़ द मोस्ट डिजिटली डेक्सटेरियस कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया का डिजिटल रूप से सबसे निपुण देश है? तो भारत है, डी करेक्ट आंसर। ये गर्व की बात है, इंडिया दुनिया का डिजिटल रूप से सबसे निपुण देश है। ये किसने जारी किया रिपोर्ट? तो गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण का रिपोर्ट है। और भारत के बाद यूके और यूएस जो है इसमें निपुण है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती टेक्नोलॉजी जो है, इस पे काम पर अपनी प्रभावशीलता बढ़ा रही है। जो वर्कफोर्स है भारत की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे, जैसे कि मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और कार्यस्थल में जो भी वर्कफोर्स है और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने की इच्छा रखते हैं, और इसके लिए ये सब कुछ पैरामीटर्स देखे गए हैं, और उसके बेस पे ये निपुण देश माना गया है डिजिटली भारत देश। Which institute has developed technology for efficient, low-cost, environmentally friendly energy conversion device? किस संस्था ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के लिए कार्यक्षम कम लागत प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली में सी करेक्ट आंसर है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, उसने ये डिवाइस डेवलप किया है। तो यह क्या ये किसके लिए यूज़ किया गया? तो सेवरल जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका कन्वर्जन और स्टोरेज का कुछ इशू थे, तो वो ईजी हो जाएंगे। जैसे कि फ्यूल सेल है, बायोफ्यूल सेल है और मेटल एयर बैटरीज है, उसका जो भी इशू था रिन्यूएबल एनर्जी कन्वर्जन का और स्टोरेज का, वो काफ़ी इजी हो जाएगा इस उपकरण की वजह से। ठीक है, तो एक ख्याल में रखो, फ्यूल सेल मतलब क्या? ईंधन सेल, जैव ईंधन सेल और धातु एयर बैटरी का विकास में अड़चन जो भी है वो दूर हो जाएगी। तो मछली गलफड़ों का उपयोग करके ये उपकरण बनाया गया है, और कुशल कम लागत वाले विद्युत उत्प्रेरक विकसित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, मछली गलफड़ों का उपयोग किया जाएगा। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ सेंसिटिव एंड लो कॉस्ट सेंसर टू रैपिडली डिटेक्ट बैक्टीरिया? किस संस्था ने बैक्टीरिया का तेजी से पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और कम लागत वाला सेंसर विकसित किया है? तो अघरकर अनुसंधान संस्थान है पुणे में, उसने ये विकसित किया है। बी करेक्ट आंसर है, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान है। और ये विकसित जो बग स्नीपर है बोला जाता है इसको, तेजी से बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और कम लागत वाला सेंसर है। तो ये तो 30 मिनट में 1 मिलीमीटर के नमूने के आकार से 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं का पता लगा सकता है। ये पोर्टेबल डिवाइस है काफ़ी। नेक्स्ट है, इन विच इंडियन कंपनी फेसबुक विल इन्वेस्ट बाय बाइंग 9.99% स्टेक? किस भारतीय कंपनी में फेसबुक 9.99% हिस्सेदारी खरीद कर निवेश करेगा? तो वो रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर रही है फेसबुक। सी करेक्ट आंसर है। तो ये इन्वेस्टमेंट 5.7 बिलियन डॉलर की है, अप्रोक्सीमेटली 43,474 करोड़ रुपए हैं। भारत में ये
सबसे लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और इस निवेश से जियो प्लेटफॉर्म का मूल्य 4.62 लाख करोड़ हो गया है। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए न्यू परमानेंट ब्रिज रिसेंटली। किस नदी पर सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में एक नए स्थायी पुल का निर्माण किया है? तो रावी नदी पे निर्माण किया गया है, डी करेक्ट आंसर है। बीआरओ ने देश की बाकी हिस्सों में पंजाब में कसोवाल एनक्लेव को जोड़ने वाला ये ब्रिज किया है, जिसकी लंबाई है 484 मीटर। ठीक है, पंजाब के कसोवाल एनक्लेव को बाकी हिस्सों में जोड़ने का ये काम करेगा। अभी बीआरओ के महानिदेशक कौन है? तो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर्स रोड्स के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। नेक्स्ट है, विच national program is launched for inviting e-learning content contributions in school and higher education। स्कूल और उच्च शिक्षा में ई शिक्षण सामग्री का योगदान आमंत्रित करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उसका आंसर है विद्यादान 2.0, ए करेक्ट आंसर है। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया, और यह दीक्षा प्लेटफॉर्म पर संचालित होगा। तो ये क्या काम करेगा? तो पाठ्यक्रम से जुड़ी ई लर्निंग विकसित करने के लिए जो भी एकेडमिशियंस है, शिक्षाविद है और ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वो संगठित करेगा और उनको एक साथ ला के डेवलप करने का कोशिश करेगा ई लर्निंग कंटेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि अभी आप देखते ही रहेंगे कि डिजिटल कंटेंट्स का काफ़ी यूज़ बढ़ गया है, ये लॉकडाउन में तो काफ़ी बढ़ गया है, तो इसके अभी नीड है, तो वही उसके लिए ये कदम उठाया गया है। विच सिटी इज़ नेम्ड एज वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020 बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो कुआलालंपुर को ये नामित किया गया है, सी करेक्ट आंसर है। अभी कुआलालंपुर कहाँ है? तो मलेशिया में है ये, और ये किस बेस पे किया गया है उनको वर्ल्ड बुक कैपिटल? तो समावेशी शिक्षा पर जोर देने के लिए और एक ज्ञान आधारित समाज के विकास और शहर के लोगों के लिए सुलभ पढ़ने का कारण शहर का चयन किया गया है। तो कुछ पैरामीटर्स किए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, एक्सेसिबल रीडिंग फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ पॉपुलेशन। ये कुछ पैरामीटर्स से उन्होंने किया और कुआलालंपुर को वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पे अनाउंस किया यूनेस्को ने। तो अभी यूनेस्को क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसके महानिदेशक है ऑड्री एजेलो। मुख्यालय है पेरिस में और स्थापना हुई थी यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 में, 1945 में। व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय चाइना टू इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन? चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को क्या नाम दिया है? तो उसका नाम है तियानवेन-1, सी करेक्ट आंसर है। तो तियानवेन-1 का अर्थ क्या है? स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग के प्रश्न, जो कि एक कविता जो चीन के जाने माने कवि क्व युआन ने लिखी थी, और चीन के ये पहला मंगल मिशन को 2020 में लॉन्च करने का उनका शेड्यूल है। ठीक है, तो चीन की बात आई तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं। तो जैसे कि भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा एजेंसी है, वैसे ही चीन की है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, जिसके प्रशासक है एडमिनिस्ट्रेटर है झांग केजियान। मुख्यालय है हेडियन जिला बीजिंग में, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। सीएनएसए के 3 मुख्य लॉन्च सुविधाएं हैं, जो कि जियोक्वान गांसू प्रांत में, ताइयुआन शांक्सी प्रांत में और शिंचांग सियुचान प्रांत में है। नेक्स्ट है, हाउ मच लिक्विडिटी सपोर्ट इज अनाउंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर म्यूचुअल फंड्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितनी तरलता सहायता की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता की घोषणा की गई है, बी करेक्ट आंसर है।
आरबीआई ने विशेष तरलता सुविधा योजना के तहत धनराशि की मंजूरी दी है। और ये स्कीम कभी तक रहने वाली है? तो यह योजना जो है 27 अप्रैल से 11 मई तक उपलब्ध होगी। और ये स्कीम के तहत क्या होगा, तो जो बैंक है आरबीआई की रेपो विंडो से 90 दिन के लिए निधियों का लाभ उठा सकते हैं, मतलब फ़ंड ले सकते हैं। और ये फ़ंड का यूज़ किस के लिए करेंगे वो, तो म्यूचुअल फ़ंड को उधार देने के लिए। और म्यूचुअल फंड ने कुछ ग्रेट कॉरपोरेट पेपर्स निकाले तो उसको खरीदने के लिए ही राशि यूज़ करेंगी बैंक्स। ठीक है, तो ये बैंक, ये ख्याल में रखो, बैंक जो है आरबीआई से 90 दिन के लिए लोन ले सकती है, और जिसका उपयोग हो म्यूचुअल फंड को लोन देने के लिए, और म्यूचुअल फंड के जो भी पेपर्स है, जो भी कॉरपोरेट पेपर्स है, उसको खरीदने के लिए ये राशि उनको इस्तेमाल करेंगी। आरबीआई का यह कदम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 डेट फंडों का बंद करने के बाद लिया गया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने ये उसके 6 डेट फंडों को बंद कर दिया है। उसके बाद ही ये आरबीआई ने कदम उठाया है। विच कंट्री कैंसल्ड मल्टीलैटरल एयर मैन्यूवर्स पीच ब्लैक 2020 ड्यू टू कोविड-19? किस देश ने कोविड-19 के कारण बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पीच ब्लैक 2020 को रद्द किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया है, सी करेक्ट आंसर है। तो ये इसका आयोजन एक्चुअली 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाला था, वो अभी रद्द हो गया है। भारतीय वायुसेना ने पीच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। पीच ब्लैक जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, जिसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट ओजोन होल अबव द आर्कटिक रीजन हैज़ हील्ड इटसेल्फ एंड क्लोज रिसेंटली, हाउ मच वॉज इट्स एरिया? आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र अपने आप ठीक हो गया है और हाल ही में बंद हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना था? तो इसका था 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, 10 लाख वर्ग किलोमीटर था, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये काफ़ी बड़ा बात हो गई है। वैज्ञानिक ने संकेत दिया कि उत्तरी ध्रुव पर कम तापमान के कारण छेद का निर्माण हुआ था। और आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर का छेद अगर मनुष्य के पॉपुलेटेड एरियाज में बढ़ गया रहता था तो काफ़ी हानि पहुंचाता था मनुष्य को। तो ये बंद हो गया, तो ये अच्छी बात हो गई। और ये अपने आप बंद हो गया, जो कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम हो गया, तो उसकी वजह से नहीं हुआ, ये अपने आप ही हील हो गया है। ठीक है, तो और देखते हैं। यह माना जाता है कि ध्रुव भंवर जो पोलर वर्टेक्स है, जो कि हाई एल्टीट्यूड करंट है, ऊंचाई धारा है, उत्तरी ध्रुव तक ठंडी हवा लाने और ओजोन परत के बाद उपचार के लिए जिम्मेदार है। तो मतलब किसकी वजह से ये ठीक हो गया? तो पोलर वर्टेक्स की वजह से ठीक हो गया। ये ख्याल में रखो, ध्रुव भंवर, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस साल ध्रुवीय भंवर बहुत शक्तिशाली था और उसकी वजह से अपने आप हील हो गया है। कोपरनिकस यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, ये के वैज्ञानिकों ने बताया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किसने ये बताया कि ये होल हील हो गया और क्लोज हो गया है, ओजोन होल। तो वो है कोपरनिकस यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। अभी देखते हैं उसके बारे ओजोन के बारे में थोड़ी बात। ओजोन की परत के कारण धरती पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाती है। तो धरती को मतलब बचाता है ये ओजोन लेयर, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें, जो कि हार्मफुल होती है काफ़ी, जो कि एक कैंसर का भी एक स्किन कैंसर का एक मुख्य कारण भी है अल्ट्रावायलेट रेज सूरज की। और ओजोन इसलिए अपने को इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो रोकता है सब जो भी अल्ट्रावायलेट रेज। और अभी अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन लेयर का निर्माण बहुत आम बात है, कॉमन थिंग है वहाँ पे। लेकिन इस बार ये बहुत बड़ा था। और जो इसका निर्माण कैसे होता है अंटार्कटिका ओजोन क्षेत्र के, तो ठंडा तापमान बहुत रहता है अंटार्कटिका में, और मानवीय पोल्यूशन, मानव निर्मित प्रदूषण, उसकी वजह से ये ओजोन छिद्र निर्माण हो जाता है वहाँ पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जगन्ना विद्या देवेना स्कीम रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, बी करेक्ट आंसर है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने ये 28 अप्रैल को लॉन्च की है। और ये इसका उद्देश्य क्या है, तो फुल फी रीएम्बर्समेंट टू द स्टूडेंट्स, छात्रों का पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। और ऑलरेडी इस योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जारी की गई है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मनरेगा वर्कर्स इन कोविड-19 लॉकडाउन। कोविड-19 लॉकडाउन में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। डी करेक्ट आंसर है। ये 18 लाख से भी ज़्यादा रोजगार दिया है मनरेगा के अंदर, स्कीम के अंदर 18 लाख से भी ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर को काम दिया है। तो ये काफ़ी बड़ा काम किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। और मनरेगा क्या है, तो महाराष्ट्र गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द होस्ट ऑफ द मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 इंस्टेड ऑफ इंडिया। पहले इंडिया में होने वाली थी ये मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। कौन सा देश भारत के बजाय पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का मेजबान बन गया है? तो अभी सर्बिया बन गया है होस्ट। तो सी करेक्ट आंसर है, सर्बिया देश। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने 2017 में जो करार हुआ था भारत के साथ, वह तोड़ दिया है और सर्बिया को अभी मेजबानी सौंपी है। तो ये क्यों किया? क्योंकि भारत से स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ जो भारत का है, नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, उसने मेजबानी की फीस ही नहीं भरी, जो कि लगभग 30 करोड़ रुपए थी, 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वो 2 दिसंबर 2019 तक जमा करना चाहिए था, तो भरी नहीं। इसलिए ये अभी जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो इंडिया की जगह पे सर्बिया में होने वाली है। तो आज की इस मंथली करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिसर्च करके ये क्वेश्चंस लिए हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगर आप अभी तक आपने किया नहीं रहेगा तो। सो थैंक यू वेरी मच।